हेलो एवरीवन, डिस्क्लेमर पढ़ें और फॉलो करें। अगला टॉपिक हम पढ़ रहे हैं विंग वॉल या पक्ष दीवार। अंत्यधार के दोनों ओर पहुंच मार्ग की मिट्टी के भराव को रोककर रखने तथा जल प्रवाह से इसके कटाव रोकने के लिए निर्मित संरचना को पक्ष दीवार कहलाती है। पक्ष दीवार के कुछ महत्वपूर्ण कार्य इस प्रकार हैं। पहला, पहुंच मार्ग की मिट्टी को काटने से बचाना। दूसरा, पुल के नीचे जल के प्रवाह को विचलित होने से रोकना। तीसरा, अंतर्धार के सिरों को पानी के टकराव से बचाए रखना। ये इसका डायग्राम है। तो हम विंग वॉल की बात कर विंग वॉल की बात कर रहे हैं। जैसे ये ब्रिज का एक डायग्राम दिख रहा है, यहाँ पे ये जो आखिरी सिरा है इसको हमने बोला अबटमेंट, और ये जो है विंग वॉल है। यहाँ पे ये हम देख रहे हैं अबटमेंट और विंग वॉल। अब अबटमेंट तो आखिरी सबसे पहला कॉलम कहलाएगा। विंग वॉल क्या है, जो तट जो है नदी का, उसमें जो मिट्टी भरी हुई है उसको सुरक्षित रखता है और नदी के बहाव से, नदी के पानी से उस मिट्टी के कटाव को रोकता है, ताकि सपोर्ट बना रहे। पीछे की जो अप्रोच रोड है और जो अबैटमेंट है उसके चारों ओर जो मिट्टी है उसका वो वहाँ पे बनी रहे और पानी से ना कटे। ये विंग वॉल का काम रहता है। तो दो विंग वॉल हैं दोनों तरफ, अबैटमेंट के पास विंग वॉल दोनों तरफ रहती हैं। और यहाँ पे अबैटमेंट के तीनों कार्य भी लिखे हैं। मिट्टी को कटने से बचाना, और पुल के नीचे से जल के प्रवाह को विचलित होने से रोकना, और अंतर्धार के सिरों को पानी के टकराव से बचाए रखना। ठीक है, आगे हम देखते हैं इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ विंग वॉल। इसके शीर्ष की चौड़ाई, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। इसके शीर्ष की चौड़ाई 0.5 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। इसकी नदी तल से ऊंचाई 0.33 से 0.45 मीटर ली जाती है। तीसरा, दीवार की पानी की ओर की फलक का ढाल 1:4 से 1:12 रखा जाता है। पक्ष दीवार में स्त्राव छेद की समुचित व्यवस्था रखी जाती है, ताकि पीछे यदि पानी भर जाए तो वो ड्रेनेज होके निकल जाए। मिट्टी में यदि पीछे पानी भर रहा है तो निकल जाए। अगला है पांचवा, इसका निर्माण ईंट, पत्थर अथवा सीमेंट कंक्रीट से होता है। जनरली सीमेंट कंक्रीट से ही हम करते हैं। फिर अगला है टाइप ऑफ विंग वॉल। चार प्रकार के होते हैं: स्ट्रेट विंग वॉल, स्प्लेस्ड विंग वॉल, कर्व्ड विंग वॉल एंड रिटर्न विंग वॉल। तो ये इसके हम फिगर देखते हैं, उससे हमें समझ में आएगा। ठीक है, ये इसके फिगर हैं। ये स्ट्रेट विंग वॉल, कर्व, स्प्लेस्ड, ठीक है, ये चार इसके प्रकार हैं।
ठीक है, हम इसको पढ़ते हैं। स्ट्रेट विंग वॉल में लिखा है ये अंतर्धान के समानांतर रहता है, पैरेलल रहता है। तिरछे में क्या लिखा है, यह दीवार अंतर्धान से 30 से 45 का कोण बनाती है। यह पुल के नीचे के जल प्रवाह को शांत बनाए रखता है। अगला, कर्व विंग वॉल इस प्रकार की संरचना से जल के प्रवाह को सहज एवं सरल हो जाता है। फिर लिखा है रिटर्न विंग वॉल, इसमें पक्ष दीवार अंतर्धान के लंबवत होती है। इसका प्रयोग वहाँ पर करना चाहिए जहाँ पर नींव दृढ़ हो तथा भराई भी बहुत ऊंची हो। ठीक है, तो यहाँ विंग वॉल ख़त्म होता है। अगला जो टॉपिक है वो है अप्रोच या पहुँच मार्ग। वह मार्ग जो पुल को सड़क या रेल के समान तल से जोड़ती है पहुँच मार्ग कहलाती है। कहीं कहीं पुल का पटन स्लैब डेक स्लैब का तल एवं सड़क रेल मार्ग का तल बराबर होता है, तो कहीं कहीं भराई की आवश्यकता पड़ती है। भारतीय सड़क कांग्रेस ने पहुंच मार्ग की न्यूनतम लंबाई 15 मीटर रखी है। ठीक है, तो जो भी रोड है, रोड को हमें ब्रिज से जोड़ना है। तो जो रोड ब्रिज जो रोड ब्रिज से जोड़ी जाती है उसको हम क्या बोलेंगे, पहुंच मार्ग बोलेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक है बियरिंग। In long span bridges, there are some changes in the main girder due to deflection and change in temperature, which give rise to heavy stress and endangering the entire bridge. This expansion or contraction movement and deflection which occur due to the movement of traffic on the bridge or wind load which acts on the superstructure of the bridge are transferred to the pier through bearing, which allow such movement quickly and safely. Hence, bearing are the bridge component which transfer the load of the superstructure to the pier. Okay, in major bridges, the cost of the bearing may vary between 10 to 15% of the total cost of the bridge. The bearing are provided in the bridge for the following reason. First, to distribute the load on sufficient large area and bringing the intensity of compressive pressure within the safe limit of the material of support. Second, to allow the girder of the bridge to take free angular movement at the ends when loaded. Third, the variation in temperature causes expansion and contraction in the length of the girder, but the bearing allow the free movement of the girder without any difficulty and damage to the masonry work. If one end of a simply supported member is kept free to move longitudinally, the other end is kept hinged by the bearing. The chance of the temperature will not cause any stress on the substructure and will make the bridge safe. In case of the RCC and the pre-stressed concrete bridge, the shrinkage starts from the moment of the concrete is laid in the position during the construction and it continues for 3 to 4 months. In these bridges, provision of safety against longitudinal variation is also taken by providing suitable bearing. Fourth, to prevent the damage to the bridge, if any pier or foundation sink, the bearing allow the free end movement as well as angular movement and prevent the superstructure from crack and damage. और फिर वी हैव टाइप ऑफ बियरिंग, करीब 9 टाइप्स लिखे हैं। तो पहले हम इसका मतलब समझते हैं।
सबसे पहले ये बात है कि जो सुपर स्ट्रक्चर रहता है ब्रिज का, उसमें टेम्परेचर चेंज के कारण या फिर लोडिंग के कारण या ट्रैफिक मूवमेंट के कारण क्या रहता है, एक्सपेंशन जो है सुपर स्ट्रक्चर का मूवमेंट होता है, उसमें एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और एक चीज़ और है कि सुपर स्ट्रक्चर का जो लोड है वो हमें नीचे पियर में ट्रांसफ़र करना है। तो इन सब के लिए हम क्या करते हैं, क्विक ट्रांसफ़र बियरिंग आर द कंपोनेंट विच ट्रांसफ़र द लोड टू द सुपर स्ट्रक्चर टू द पियर। तो बियरिंग क्या करता है, इस लोड को सुपर स्ट्रक्चर से लेके नीचे पियर में सेफली ट्रांसफ़र करता है। और जो दूसरे सुपर स्ट्रक्चर में जो एडजस्टमेंट होते हैं, डिफ्लेक्शन होते हैं या चेंज इन टेम्परेचर के कारण जो एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, तो उसको भी बियरिंग एडजस्ट करता है और ब्रिज को सेफ रखता है। और ब्रिज का जो टोटल कॉस्ट है बियरिंग बनाने में, उसका 10 से 15% जो है लग जाता है। बियरिंग का जो काम है, इसमें पहला पॉइंट लिखा है कि लोड को सफिशेंटली लार्ज एरिया में डिस्ट्रीब्यूट करता है और लोड की कंप्रेसिव प्रेशर की इंटेंसिटी को सेफ लिमिट के अंदर लेके आता है बियरिंग का मटेरियल। फिर दूसरा पॉइंट में लिखा है कि ब्रिज का जो गर्डर है उसका फ्री एंगुलर मूवमेंट को ये अलाउ करता है एंड में। यदि फ्री एंगुलर मूवमेंट नहीं होगा तो क्या है, उसमें क्रैक आ जाएगा। फिर तीसरे पॉइंट में ये बोला जा रहा है कि टेम्परेचर वेरिएशन के कारण ब्रिज में एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होते हैं। तो बियरिंग क्या करता है, इस एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होने में जो है मदद करता है, उसको रोकता नहीं है। तो इसके कारण क्या रहता है कि प्रेशर जनरेट, स्ट्रेस जनरेट नहीं होता है, जिसके कारण ब्रिजेस सेफ रहते हैं। फिर अगले पॉइंट में अगेन बोला गया है कि फ्री एंगुलर मूवमेंट देता है बियरिंग, जिसके कारण ब्रिज सेफ रहता है। अगला जो बात लिखी है यहाँ पे, टाइप ऑफ बियरिंग, तो काफ़ी सारे टाइप्स लिखे हैं। पहला लिखा है सीमेंट मोल्टार पैड, लैमिनेटेड रबर फिक्स बियरिंग, फिक्स्ड एंड बियरिंग, रॉक बियरिंग, रॉक एंड रोलर बियरिंग, रॉकर बियरिंग विथ कर्व बॉटम, नकल बियरिंग, सोल प्लेट ऑन कर्व पाथ बियरिंग, स्लाइडिंग बियरिंग।
बियरिंग के यदि आपको डायग्राम देखने हो तो जो सुपर स्ट्रक्चर है और जो पियर्स हैं उसके बीच में जो हम कंपोनेंट लगाते हैं उसे हम कहते हैं बियरिंग। जैसे आप यहाँ देख रहे हो, ये है बियरिंग। आप यहाँ देखो, गर्डर के जस्ट नीचे जो है बियरिंग है और पियर के जस्ट ऊपर है वो। इस डायग्राम में फिर से हमें बियरिंग, ये सबसे सही डायग्राम है, इसमें भी हमें ये बियरिंग दिख रहा है। ये जो गर्डर है और जो पियर है उसके जस्ट बीच में आप यहाँ पे देख रहे हो हल्का सा ये मटेरियल लगा है, इसको हम कहते हैं बियरिंग। थैंक यू।